नमस्कार आप सभी को। मैं सत्येंद्र कुमार अपने चैनल द टारगेट चेजर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में। केमिकल रिएक्शंस की टाइप क्या होती हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शंस के अगर टाइप के बारे में बात की जाए, है ना, तो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है ऑक्सीडेशन। छठा है रिडक्शन। और आगे तक और ले जाना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के, है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। तो इतने टाइप्स रिएक्शन के बारे में हमको पढ़ना है ना। ये केमिकल रिएक्शंस के टाइप हो गए। इतने टाइप हमको क्लास 10th में पढ़ने हैं। इसमें से पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए, जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है ना। जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक वर्ड से बना हुआ है, किसमें वर्ड छिपा हुआ है। जो वर्ड है वो है कंबाइन। और इस कंबाइन का मतलब होता है टू ज्वाइन, है ना, जिसका अर्थ होता है ना, जुड़ जाना, ज्वाइंट हो जाना, है ना, टू ज्वाइंट होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स तो बहुत सारे हों लेकिन प्रोडक्ट हो केवल और केवल एक हो, है ना, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिल करके जब केवल एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स, है ना, participate in a chemical reaction and form only one products, then this reaction is known as the combination reaction। तो इस रिएक्शन की खास बात ये है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ केवल एक हो सकता है ना, केवल और केवल एक ही होगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैं इसके सामने अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं तो जैसे A प्लस B दो टाइप्स के रिएक्टेंट्स हैं, है ना, और जिनसे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो केवल और केवल क्या होगा? हमारा AB होगा, है ना। अगर तीन रिएक्टेंट्स रहते हैं A प्लस B प्लस C, जो प्रोडक्ट होगा वो भी केवल और केवल क्या होगा? ABC केवल एक होगा, है ना। तो ये इनका रूप है ना, इस तरह से रिएक्शंस फॉर्म होते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि रिएक्टेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उनसे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो केवल और केवल क्या होगा? एक होगा, है ना। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, है ना। इसकी खास बात ये है कि रिएक्टेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट केवल और केवल एक ही होगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल के बारे में बात की जाए तो देखिए इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ये समझिए कि रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो सकता है। देखिए, रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि आखिर रिएक्टेंट्स हम होते क्या है। देखिए, रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना, और छोटे छोटे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, या दो छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलकर के एक बड़े कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें, एक ही। तो ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, है ना, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, है ना, गिव्स अस अमोनिया NH3। ये जो रिएक्शन है, ये इसमें दो जो एलिमेंट्स हैं कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2। कॉम्बिनेशन रिएक्शन
Mg मैग्नीशियम को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड का धुआं निकलता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा, है ना। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो, क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कंपाउंड होंगे, छोटे छोटे कंपाउंड और मिल करके एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ NH3 अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, और ये रिएक्शन करके बनाएगा NH4Cl, है ना, अमोनियम क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है ना, इसमें दो प्रोडक्ट कितने रिएक्टेंट्स कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है? केवल एक है। जब प्रोडक्ट एक हो और रिएक्टेंट्स बहुत सारे हो, 2 हो या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब समझ गए होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके, है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, है ना। और वीडियो को पॉज करके जो मैंने पीछे बोला है डिफिनेशन को, या खुद से भी बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अगला हम पार्ट जानेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। देखिए, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है, इसमें भी एक वर्ड छिपा हुआ है जिसको हम लिख सकते हैं डिकम्पोज, है ना, जिसका मतलब होता है टू ब्रेक, है ना, तोड़ देना या टूट जाना। ब्रेक यानी कि ये ठीक इसका उल्टा होता है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूरा ना उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसमें रिएक्टेंट्स बहुत सारे मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, और इसमें होगा क्या कि एक ही रिएक्टेंट्स स्प्लिट होकर के, टूट करके, है ना, डिकम्पोज होकर के अलग अलग अपने छोटे छोटे स्मॉलर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई एक कंपाउंड ब्रेक होकर के, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाए तो हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को हम तोड़ दिया, तो क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? इस मार्कर को हमने डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स जो होंगे वो डिकम्पोज होकर के, टूट करके, खुद को ही तोड़ करके, है ना, अपने छोटे छोटे, है ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में या कंपाउंड्स में क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, है ना। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं जो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा बाय सनलाइट, दूसरा होता है हमारा बाय हीट, और तीसरा होता है बाय इलेक्ट्रिसिटी। मैं ये क्यों लिख रहा हूं? तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ एक अपोजिट तो है, एक बात का और फर्क है। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हल करते क्या है कि जो रिएक्टेंट्स है वो टूट करके अपने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में या सिंपलर कंपाउंड्स में बढ़ जाता है। लेकिन ये रिएक्शन कभी खुद से नहीं हो पाते हैं। ये रिएक्शन कभी भी खुद से स्वयं से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जब भी इस कंपाउंड बनते हैं तो उन कंपाउंड के बीच में एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड के थ्रू वो एलिमेंट्स, वो मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए होते हैं। तो हमको उन एटम्स को ब्रेक करना है ना, उस एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड मिलकर बना हुआ है उन एलिमेंट्स को तोड़ना है। तो उन एलिमेंट्स को तोड़ने का मतलब क्या है कि उस बॉन्ड को ही तोड़ देना जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं, है ना। उस बॉन्ड को ही तोड़ देना जिस बॉन्ड के थ्रू एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं या एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, उस बॉन्ड को ही तोड़ना क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे ये मान लीजिए कि इस मार्कर से कोई 2 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको अलग करने के लिए इस मार्कर को ही क्या करना होगा? तोड़ देना होगा, ताकि चीज़ें क्या हो जाए? अलग हो जाए। जैसे आपने दीवार खड़ी की है, उस दीवार को तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी, फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी वो दीवार क्या होगा? टूटेगा। तो जब बॉन्ड बनते हैं, जब कंपाउंड बनते हैं, तो उन कंपाउंड के बीच में बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड के पास कहीं ना कुछ एनर्जी होती है। तो आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, बाहर से आपको एनर्जी, है ना, देनी पड़ती है, ताकि वो बॉन्ड क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कभी भी खुद से नहीं होता, इसको जबरदस्ती करवाया जाता है ना, ये जबरदस्ती होता है। क्यों? क्योंकि इनके बॉन्ड को हमको ब्रेक करना होता है, इनको अलग करना होता है, तभी जाके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, वरना होगा ही नहीं। समझ में आया मेरी बात है?
और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे सनलाइट के द्वारा, हीट के द्वारा और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, है ना। देखिए जब हम किसी भी कंपाउंड को सनलाइट में रख दें, है ना, और सनलाइट में रखने से ही वो डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, तो हम कहेंगे रिएक्शन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं सनलाइट का। सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को, है ना, यदि हम सनलाइट में रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सिल्वर में और ब्रोमीन में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाई सनलाइट है ना, रिएक्शन बाई सनलाइट है। ये एग्जाम्पल मेनली इसमें एग्जाम्पल ही याद रखने की बात है ना, कि सनलाइट वाला क्या होगा, है ना, हीट वाला क्या होगा और इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या होगा। समझ में आया? तो ये रिएक्शन कैसा है? ये सनलाइट के द्वारा हो रहा है। दूसरा देखिए हीट वाला। देखिए यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को, है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करें? हीट करें, है ना, गर्म करें बर्नर की सहायता से, तो ये क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ हीट के द्वारा हुआ, है ना, किसके द्वारा हुआ? हीट के द्वारा हुआ, गर्म करने से हुआ। ये रिएक्शन कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस बाय गिवन हीट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन हो रहा हो वो किसके द्वारा हो रहा हो? हीट के द्वारा। वो क्या कहलाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल में क्या होता है कि हम उसको बाहर से क्या करते हैं? हीट देते हैं, है ना। वो हीट लेकर के वो कंपाउंड के उनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। देखिए जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वो कंपाउंड टूटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इनके भी ऐसा नहीं कि आप किसी भी टेम्परेचर पे आप हीट करके उसको ब्रेक कर सकते हैं। इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। मान लीजिए कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मान लीजिए इसको 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये कभी टूटेगा ही नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस 100 पे भी करेंगे तो नहीं टूटेगा। तो इनके लिए भी स्पेसिफिक एक टेम्परेचर होता है ना। उसी टेम्परेचर पे क्या करेंगे? टूटेंगे। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड जितना ही मजबूत होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी बाहर से उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। कोई दीवार जितना मजबूत होगा उस दीवार को तोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी और भी ज़्यादा चाहिए होती है ना। उसी प्रकार किसी भी कंपाउंड को किसी भी कंपाउंड में जब बॉन्ड बहुत ही मजबूती से बंधे हुए होते हैं तो उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको बाहर से एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देनी होती है ना। तो ये बॉन्ड बहुत ही कमज़ोर था। कौन? सिल्वर ब्रोमाइड वाला। लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत हमारा कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसीलिए इसको हीट करना पड़ता है ना। और हीट के लिए इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई करना होता है। लेकिन जब रिएक्शन ना सनलाइट के द्वारा हो ना हीट के द्वारा हो, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़े, अलग टूटे ही ना, तब हम किसको यूज में लेके आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज में लेके आते हैं। और ये रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। ये क्या रिएक्शन कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है डिकम्पोजिशन वो किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। जब रिएक्शन थर्मल हो, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हो, तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन किसके द्वारा टेक प्लेस हो रहा है? हीट के द्वारा हो रहा है। जब किसके द्वारा हो? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तुम क्या कहेंगे? रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं वाटर, है ना। H2O के यदि आपको ब्रेक करना होगा हाइड्रोजन में और किसी में ऑक्सीजन में, तो इसको आपको, है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। क्या पास की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तब जाके ये क्या होता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्योंकि इसके लिए लगभग कम से कम, है ना, 2200 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तब जाके हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होगा? ब्रेक होगा। और इतना डिग्री टेम्परेचर हम किसी चीज़ को हीट करके नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। हम इसके लिए क्या यूज में लेके आते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेके आते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी हीट ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है ना। एक टब में 2 छड़ को डाल दिया जाता है जिसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है, और उसमें से उसको बैटरी की सहायता से उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो बहुत ही तेज उसमें उत्पन्न होता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। जब मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। बस इतना समझिए कि इसमें सबसे जो पावरफुल है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया है ना। जब रिएक्शन बहुत ही टफ हो, बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही टफ हो, तो हम ये वाली प्रोसेस यूज में लेके आते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रिएक्शन खुद से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें बॉन्ड को क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बाहर सबको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को तोड़ने के लिए, है ना,
आपको बाहर से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स का मतलब एनर्जी लगेगा, है ना, क्योंकि इस मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में स्ट्रांगली बाइंडेड है ना। तो ठीक वैसे ही कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में बाइंडेड होते हैं। उन एलिमेंट्स को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो 3 तरीके से हम बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो एलिमेंट्स ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये रिएक्शंस डिकम्पोजिशन और क्या क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका अगले पार्ट में हम जानेंगे, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना। तब तक इसको नोट कर लीजिए।